तो ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट पर एक लेक्चर इससे पहले हो चुका है, जिसमें 2024 में आए हुए 9 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 10वां प्रश्न है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो मौलिक संविधान लिखा गया है उसमें जो मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है उसमें निजता के अधिकार का कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन 2017 में एक मामले की सुनवाई के दौरान, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ के मुकदमे की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार होगा। तो प्रश्न यह है कि निजता के इस मौलिक अधिकार को हम किस आर्टिकल के अंतर्गत रखेंगे, रखा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया। तो पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 15। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बचाव देता है कि हमारे लिए किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, किसी तरह का कोई भी भेद आरोपित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता दी जाएगी, मतलब कि सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता दी जाएगी। हालांकि ये विवादित है, अवसरों की समानता वाला मुद्दा विवादित है, लेकिन अभी हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं चले और आगे चलें कि हमारा आंसर क्या है। आर्टिकल 19 जो है वो हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें से एक स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जिसका बहुत दुरुपयोग होता है भारत में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पे कोई कुछ भी बोल देता है और कोई कुछ भी का एक्सप्रेशन करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है ना। राइट टू स्पीच या जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट ऑब्सोल्यूट इन नेचर। ऑब्सोल्यूट नहीं है ये, बल्कि इन पर कई तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। हालांकि अ, मानव का स्वभाव ऐसा है कि वो अधिकारों को लेते समय और उत्तरदायित्वों को लेते समय अलग अलग होता है। जब वो अपने अधिकारों की बात कर रहा होता है तो अलग तरह से सोचता है, और जब वो अपने अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही होती है तो थोड़ा अलग तरह से सोचता है। मानव स्वभाव है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ऐसी मशीनरी डेवलप करनी चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग किया जा सके। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये लग रहा है कि इसके अंतर्गत हम निजता के अधिकार को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे शरीर में जो प्राण है उस पर हमारा कोई अधिकार है। हमारे शरीर में जो प्राण है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो सुपर नेचुरल है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, उस पर केवल भगवान का अधिकार है ना। कोई किसी का अधिकार नहीं है। हम मृत शरीर में प्राण डाल नहीं सकते, तो जीवित शरीर से प्राण निकाल भी नहीं सकते, तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। पर राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा होगा इस संदर्भ में कि हम राइट टू लाइफ क्यों दे रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने भी ये जाना होगा कि नहीं भाई, राइट टू लाइफ तो दिया नहीं जा सकता, वरना राइट टू लाइफ का मिसयूज करके लोग फिर कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए राइट टू लाइफ, हम सुसाइड करेंगे। तो राइट टू लाइफ का मतलब जीवन पर अधिकार नहीं हो सकता, पर राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए, डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए। और इस डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए कई जरूरतें आपको होंगी, और उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग आदेशों के माध्यम से आर्टिकल 21 में इंश्रिंड किया है। इसी तरह का एक अधिकार राइट टू प्राइवेसी भी है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में शामिल किया है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो आर्टिकल 21 में शामिल है। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में रखे जाने के पीछे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तार्किक बात है कि अगर हमें किसी के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना है तो उसको राइट टू लाइफ दिया जाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना कई सारी स्लाइड्स इसमें इसके डिस्क्रिप्शन के तौर पर दी गई हैं, इनको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा कि कैसे राइट टू लाइफ का कैसे राइट टू प्राइवेसी आया, और जो अलग अलग सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन दिए गए थे, अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे प्रश्नों के, उनकी क्या रेलिवेंसी है इस क्वेश्चन के साथ, वो भी इसमें समझाया गया है। जैसे बताया गया कि आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड्स को रोक कर देखिएगा। हमें जो बताना था वो हमने बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। व्हाट आर द ड्यूटीज, ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीएडी नाम का एक पोस्ट है जो कि पहले नहीं होता था, सीडीएस नाम का एक पोस्ट है जो कि पहले नहीं होता था, बाद में इसको कारगिल समिति की अनुशंसा के आधार पर 2019 में सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का एक पद बनाया गया।
पहले ये पोस्ट नहीं होती थी। तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। पहला ऑप्शन है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो है चीफ स्टाफ कमेटी का परमानेंट चेयरमैन होता है, उसका स्थायी अध्यक्ष होता है। दूसरा कह रहा है एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड्स ओवर द 3 सर्विस चीफ। ये बात सही नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो अधिकार है वो अधिकार राष्ट्रपति का है। सभी कह रहा है कि 3 सेना प्रमुखों के ऊपर कमांड करता है वो, तो ऐसा नहीं है। तीनों सेना प्रमुखों के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर जो है भारत में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो। तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। बिल्कुल सही बात है, ये यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। जो कारगिल कमेटी बनाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि अलग अलग सेनाओं के साथ कोऑपरेशन करने में सरकार को असुविधा होती है, जैसे वो एयरफोर्स के साथ अलग से करे, नेवी के साथ अलग से करे और मिलिट्री के साथ अलग से करे, तो ये असुविधा होती है कि इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन निर्मित होगा उसका कैसे सरकार अलग अलग लोगों से बातचीत करके निर्मित नहीं कर पाएगी। तो इन तीनों के ऊपर क्या बना दिया, सीडीएस बना दिया, और सीडीएस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फिर वो रिपोर्ट करता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो ये बेसिकली इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड्स में वही बताया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करता है, उसकी रैंक क्या होती है, कब उसको बनाया गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि 2019 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2019 में सीडीएस का पद बनाया गया। अगली बात जो है वो ये सब इसमें समझाया गया है कि कैसे काम करता है, उसके रोल क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ये सब इसमें आपको बताया गया है। आप एक बार जरूर से जरूर इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली पॉलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पॉलिटी और उससे पॉलिटी आईआर से जुड़े हुए जो इश्यूज थे उनको हमने एक साथ रख लिया है ना। तो ये देखिए कि ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स, अच्छा वो आर्मी से जुड़ी हुई बात हम पीछे कर रहे थे, इसलिए भी हमने इस क्वेश्चन को रख लिया अंदर। तो ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड ऑपरेशन सद्भावना, है ना। ये एक तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री का कार्य है कि सरकार ऐसी जगहों पर जहां पर रिमोट एरियाज में जो समस्याएं होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना है भारत सरकार का। बाकी जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन सद्भावना है, इट इज एन इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। दिल दिमाग दोनों जीतने की रणनीति है ये, और ये जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली चाहे जो भी बाकी का भी इसमें बताया गया, बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे उनका उन ऑप्शंस की क्या यूटिलिटी है और वो क्यों आए इस क्वेश्चन में, वो भी बताया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। थोड़ी स्पीड बढ़ाना जरूरी है क्योंकि वो लेक्चर हो जाता है बड़ा, तो फिर लोगों को सही नहीं लगता वो। Which of the following statement about the ethics committee? एथिक्स कमेटी चर्चा में थी महुआ मोइत्रा के केस में, और उस कारण से इस पर क्वेश्चन बना। और पार्लियामेंट से कम 5 क्वेश्चन 2024 में आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। और पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हर बार 4 से 5 क्वेश्चन वहां से रहते हैं। आप जरूर से जरूर पढ़िए पार्लियामेंट के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। ये आप जान लें कि 2 तरह की पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं, एक को हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और एक को एडहॉक कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है कि ये जो परमानेंट रूप से काम करती है उसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। स्थायी समितियां जैसे इकोनॉमिक कमेटीज हैं और तमाम तरह की कमेटीज हैं जिनको हम परमानेंट कमेटीज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी तरह की कमेटीज होती हैं जिन्हें एडहॉक कमेटी कहा जाता है। एडहॉक कमेटी का मतलब होता है कि वो किसी विशेष मामले की जांच पड़ताल के लिए बनाए जाते हैं, और जब मामला शांत हो जाता है, मामला समाप्त हो जाता है, जांच पड़ताल हो जाती है, तो वो सारे के सारे मामले मतलब वो कमेटी खत्म कर दी जाती है। तो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। ऐसा होता था कि पहले सांसदों के आचरण की जांच करने की जरूरत कम पड़ती थी, अच्छे सांसद हुआ करते थे, तो एडहॉक ये कैसी कमेटी थी? एडहॉक कमेटी थी। फिर बाद में पार्लियामेंटेरियंस को लगा कि नहीं यहाँ तो बदतमीजी बढ़ती जा रही है, तो क्या हुआ, बोले भाई एक स्टैंडिंग कमेटी बना दो इसके लिए, जो हमेशा ध्यान रखे और जब भी कोई पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में के दौरान कुछ ऐसा नॉन पार्लियामेंट्री एक्टिविटी कर दे तो उसको फिर आचार समिति के द्वारा दंडित किया जाए या उसकी जांच की जाए। तो इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी बट नाउ इट इज परमानेंट,
है ना, नाउ इट इज एन स्टैंडिंग कमेटी। तो ये सही है स्टेटमेंट, शुरुआत में एड हॉक कमेटी थी। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है कि ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, ये बात गलत है। एनी बॉडी, एनी इंस्टीट्यूशन कैन मेक कंप्लेंट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कि इन्होंने आचार नियमों का उल्लंघन किया है। तीसरा कह रहा है दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइस। ये बात जानने वाली है कि जो भी मैटर इंडिया में सब जुडाइस है, वो सब जुडाइस है, उसमें पार्लियामेंट क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान देता है। और अगर किसी सबजुडाइज मैटर में हम, आप या कोई भी संस्था कोई भी इंटरफेरेंस करती है, तो ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और ये न्यायपालिका की अवमानना का केस ही बनेगा। इसलिए क्या है कि कोई भी मैटर विच इज सबजुडाइज, उस पर किसी के पास कोई राइट नहीं है और आप भी कोई भी तरह का बात करने से उसमें बचना चाहिए सभी को। तो सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आप जाएंगे तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा। तो आंसर इज 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सबजुडाइज मैटर पे ये कुछ नहीं कर सकती है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, ये शुरुआत में एडहॉक कमेटी थी, लेकिन अब ये परमानेंट कमेटी है। द एथिक्स कमेटी वाज इनिशियली सेटअप एज एन एडहॉक कमेटी इन 1997 to investigate ethical misconduct by MPs and address issues related to their moral and ethical behavior। तो सबसे पहले 1997 में बनाई गई, जिसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि जो भी सांसदों द्वारा नैतिक कदाचार किया जाता है या नैतिकता का उल्लंघन किया जाता है, उसको संबोधित करने के लिए, उसकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए बनाई गई। पर बाद में हमने बताया ना कि लोगों को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है एड हॉक कमेटी के तौर पर, इसका हमेशा रहना जरूरी है। तो इट वॉज लेटर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज अ परमानेंट कमिटी टू इंश्योर कंटिन्यूअस ओवरसाइट ऑफ मेंबर्स कंडक्ट। बाद में लगा कि भाई ये जरूरी है तो परमानेंट कर दिया गया। क्या कर सकती है अनएथिकल कमेटी, वो सारी बातें इसमें समझाई गई हैं, इन स्लाइड को पढ़िएगा, है ना। एग्जामिनिंग कंप्लेंट्स, ड्राफ्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारा कुछ वो ले सकती है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, रिगार्डिंग द नारी शक्ति बंधन अभियान। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में ये प्रश्न है आपका। तो ये हाल फिलहाल में 2024 का जब एग्जाम आने वाला था तो उस टाइम पे ये एक्ट पास किया गया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना जरूरी था। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। उसमें ये प्रावधान है कि ये अधिनियम जो है ये अधिनियम 18वीं लोकसभा से लागू होगा। जो लोकसभा का चुनाव भी हाल फिलहाल में बीता, उसमें क्यों नहीं लागू किया गया? उसमें ना लागू किए जाने के पीछे कारण ये था कि जो रिजर्वेशन पैटर्न बनाया गया है इसमें कि 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसमें पुरानी सीटों के बजाय अभी नया डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। अभी 2026 में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जैसा कि पीछे डिलिमिटेशन कमीशन पे क्वेश्चन अभी पीछे ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद बनाया जाना तय हुआ था, लेकिन फिर 2002 तक सीटों की संख्या को न बढ़ाने का निर्णय लिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर 2002 में 84वां संविधान संशोधन करके इसको 2026 तक न बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया। और अब 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए नया पार्लियामेंट भी बना लिया गया है और इसके लिए बनाया जाएगा एक नया डिलिमिटेशन कमीशन जो पुनः सीटों का पुनर्सीमांकन करेगा और जो कुल सीटें निर्मित होकर सामने आएंगी उनमें सरकार कैसे रिजर्वेशन को लागू करना है उसको इस कानून के तहत लागू करेगी। तो 18वीं लोकसभा से पहले ये सारी बातें हो जाएंगी, इसलिए इसको कहा गया कि 18th लोकसभा इलेक्शन के पहले हम इसको लागू कर देंगे। दिस विल बी फोर्स इन 15 ईयर आफ्टर द बिकमिंग एन एक्ट। कानून बनने के बाद से 15 वर्षों तक लागू रहेगा, ये बात भी सही है। कोई भी रिजर्वेशन टाइम बाउंड मैनर में दिया ही जाना चाहिए। अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना रिजर्वेशन नहीं था, जैसे आजकल बहुत ज्यादा मिसकोट करते हैं लोग बाबा साहब को कि वो रिजर्वेशन के समर्थक थे। असल बात यह है कि वो रिजर्वेशन के समर्थक नहीं थे, वो समतामूलक समाज के समर्थक थे। और रिजर्वेशन सिस्टम क्या है कि समतामूलक समाज से विषमतामूलक समाज की ओर ले जा रहा है ना। जैसे ऐसे समझो आप कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो और उस बीमारी को ठीक करने की ऐसी दवा आपको दी जाए जिससे शरीर के किसी और अंग में बीमारी हो जाए, तो आप इसको इलाज कहेंगे या इसको बीमारी देना कहेंगे? तो जो आप व्यवस्था निर्मित किए हैं ये इलाज देना नहीं है, ये बीमारी देना है। आपको लग रहा है कि हम इलाज कर रहे हैं पर आप एक और नई बीमारी खड़ी करते जा रहे हैं और वो बीमारी हमें लगता है कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। तो ये आप बात ध्यान रखिए कि इलाज और
बीमारी के अंतर को समझते रहें। बहुत सारे तरीके हैं रिजर्वेशन देने के, वो उस तरह से दिया जाना चाहिए। सामाजिक समानता लाने के बहुत सारे तरीके हैं, उस तरह से दिया जाना चाहिए। जो लोग सामाजिक समानता की बात करते हैं, फिर वो आर्थिक समानता में चले जाते हैं। नौकरी काहे के लिए चाहिए आपको? नौकरी आर्थिक समानता के लिए चाहिए, लेकिन जब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात आती है, तो बहुत सारे तथाकथित चिंतकों को ये बात खराब लगने लगती है। तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, ताकि सामाजिक समतामूलक समाज सही मामले में स्थापित किया जा सके और बाबा साहब के सपनों का भारत निर्मित किया जा सके। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है विद इन द कोटा, मतलब देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, मतलब ये रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत ही दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा किया जाएगा कि जो सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, उनमें से 33% महिलाओं की रिजर्व कर दी जाएंगी। तो इस तरह से ये व्यवस्था लागू होगी। तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, और बाकी बातें इस अधिनियम के बारे में आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताई गई हैं, आप इनको देख लीजिए। द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कॉमनली रिफर्ड टू एज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, है ना, इज लैंडमार्क लेजिस्लेशन एंड द रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये इस तरह से लाया गया है, और ये प्रोविजन और जो भी स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, उनके आधार पर ये उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। रिजर्वेशन कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या होगा उसका, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। 2026 के बाद ये लागू किया जाएगा, यही बात इसमें बताई गई है। 15 सालों के लिए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रिट निर्गमन की अधिकारिता से संबंधित है ना। तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो रिट इश्यू करे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय कोई भी रिट निर्गमित कर सकती है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। और यही अधिकार 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी है कि लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, लोगों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए वो रिट निर्गमित कर सकती है 226 के तहत। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फोर्स फ्रॉम टेकिंग द पर्टिकुलर एक्शन। अच्छा, क्वेश्चन है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन, दरअसल प्रोहिबिशन को ही समझ लेते हैं पहले तो ना। प्रोहिबिशन रिट जो है, रिट ये जुडिशियल रिट है और जुडिशरी पे लागू होती है, और इसी से मिलती जुलती एक रिट है जिसे हम सर्सियोरेरी कहते हैं। दो रिटें हैं, प्रोहिबिशन रिट और सर्सियोरेरी रिट। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों की सुनवाई कर रही है, तो ऊपर वाला न्यायालय यह आदेश निर्गमित करता है कि आप सुनवाई को तुरंत रोक दें। अगर वो कहता है कि सुनवाई को तुरंत रोक दें, तो इस तरह की रिट को हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन रिट कहते हैं। और अगर वो कहता है कि सुनवाई को रोककर मामले को हमारे यहां भेज दें, अपर कोर्ट में भेज दें, तो उस रिट के लिए, उस रिट का नाम क्या रहेगा, सर्सियोरेरी। इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषित करना, ऊपर के लिए भेज देना। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, निषेध, प्रतिषेधित कर देना, बंद कर देना, रोक देना कि भाई अब आप इस पर सुनवाई ना करें। तो प्रोहिबिशन के बारे में पूछ रहा है कि प्रोहिबिशन ऑर्डर में क्या होगा, प्रोहिबिशन रिट में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम टेकिंग द पर्टिकुलर एक्शन। ये बात सही नहीं है। अगर उसको किसी तरह के एक्शन लेने से रोकना है या किसी तरह का एक्शन लेने के लिए आदेशित करना है, इन दोनों ही स्थितियों में हाँ मैंडमस आएगा, जिसे हम परमादेश रिट कहते हैं। अगर कोई लोक अधिकारी, कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों के निर्वहन से मना करता है, तो उसको अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय कौन सी रिट निर्गमित करेगा, तो उस रिट का नाम है परमादेश, है ना। तो और भी कई तरह की रिटें हैं, सर्सियोरेरी है, प्रोहिबिशन है, मैंडामस है, और एक और रिट है कोवारंटो। तो कोवारंटो में क्या होता है, कोवारंटो में अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर काम कर रहा है और वो उस पद से जुड़े हुए योग्यताओं को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसे कोवारंटो रिट के द्वारा उस पद से हटाया जाएगा। तो ये सारी रिटें हैं, आप जानते रहिएगा। हमारे क्वेश्चन के अनुसार कौन सी है, तो द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव पे वो आती नहीं है, हमने कहा ना वो कोर्ट पे आती है। तो लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, अगर किसी केस के हियरिंग को रोकना है, कंटिन्यूएशन को रोकना है, तो उस समय कौन सी रिट निर्गमित की जाएगी, उस समय रिट निर्गमित की जाएगी प्रोहिबिशन रिट। तो क्वेश्चन आपका यही है ना। तो ये आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड्स में वो फिर से समझाया गया है जो बातें हमने आपको
बताई हैं। प्रोहिबिशन रिट का नेचर और वो बताया गया है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो पर्पज क्या होता है, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स या क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं उनके विरुद्ध ये निर्गमित किया जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे कुछ विशेष तरह के न्याय करने के लिए उनको दे दिया जाता है अधिकार, या ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ट्राइब्यूनल्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे ग्रीन ट्राइब्यूनल है या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं। तो वो अगर कुछ ऐसा मुकदमा सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि ट्राइब्यूनल का मामला है, लेकिन कोर्ट को लगा कि नहीं ट्राइब्यूनल का मामला नहीं है, तो वो रोक देता है कि भाई आप सुनवाई मत करिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, प्रिवेंटिव होती हैं, क्यूरेटिव होती है नेचर वाइज, सब इसमें देख लीजिएगा आप, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करते हैं भाई स्टेटमेंट को, जब क्वेश्चन करा कि कंसीडर करिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर करना ही पड़ेगा उसको। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज द डिक्लेयर एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऐसा राज्यपाल के अधिकार में नहीं होता है। आर्टिकल 342 है जिसके अनुसार ये प्रोविजन किया गया है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। मतलब यह है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उस लिहाज से देखोगे तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। ये बात सही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, प्रेसिडेंट दे रहा है, तो वो तो पूरे भारत पे लागू होना ही चाहिए, है ना। तो कानून, आप पहली बात ये समझे, आर्टिकल 342 कह रहा है कि संसद ही किसी कानून बनाकर किसी भी अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित कर सकती है, किसी भी जनजाति को अनुसूचित कर सकती है। आर्टिकल 352 ये राइट, 342 ये राइट किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को दे रहा है। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि किसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करना आवश्यक नहीं है। तो ये कथन सही है, बिल्कुल। वो हो सकता है कि किसी और राज्य में उसकी स्थिति वैसी नहीं हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर केवल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट आंसर, है ना। और बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है इस रेफरेंस में, वो आगे की स्लाइड्स में दी गई है, आप एक बार उसको भी देख लीजिए। हमने बताया कि गवर्नर डज नॉट हैव द पावर ऑफ डिक्लेरेशन, केवल प्रेसिडेंट ही उसको डिक्लेयर कर सकता है। और एक स्टेट में कोई भी जाति अनुसूचित है तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे स्टेट में भी वो हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो जनरल बजट पर बेस्ड है। विद रेफरेंस द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये सुनने में तो सही लग रहा है, पर ये सही है नहीं। आपको समझने की जरूरत यहां पर है। यहां पर अगर इस जगह पर प्रेसिडेंट लिख देता वो, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्योंकि जितने भी यूनियन मिनिस्टर है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये किसके बिहाफ पे काम करती है? आपको ऐसा सोचने में लग सकता है कि प्रधानमंत्री के बिहाफ पे काम करती है, पर ये बात सही नहीं है। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? संसद के प्रति है। और वो किसके बिहाफ पे काम कर रही है, उसके द्वारा किया गया काम किसके द्वारा किया माना जाएगा? तो वो माना जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। At the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जा सकती है केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर यही बात राज्यपाल पर लागू होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रायर रिकमेंडेशन रहती है प्रेसिडेंट की, ऐसा उनकी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कहा गया है। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कोई प्रायर इंफॉर्मेशन लिया है कि नहीं लिया है, इस बात की जांच नहीं की जा सकती है। तो प्रायर इंफॉर्मेशन लिया है कि नहीं लिया है, जब जांच नहीं की जा सकती तो चाहे ले और चाहे ना ले। तो राष्ट्रपति भारत में क्या है? राष्ट्रपति भारत में रबर स्टैंप है। और उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति एक नॉमिनल हेड की है। वो अपने बड़े से महल में रह सकते हैं, अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी पसंद की जगह पे घूमने भी नहीं जा सकते, वहां भी नियम लागू है, शर्तें लागू हैं। तो पॉइंट इज दिस कि एक ऐसा पद बना दिया गया है
जो पिरामिड में सबसे ऊपर है ना, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? जैसे आपकी जब शादी तय होगी तो कार्ड पे आपके पिताजी के पिताजी का नाम लिखा जाएगा। ईश्वर की असीम अनुकंपा से इनके प्रपौत्र का विवाह इनके प्रपौत्री से होना निश्चित हुआ है। लेकिन बाबा का, आपके पिताजी के पिताजी का काम क्या होगा? पगड़ी पहन के सबसे आगे खड़े कर दिए जाएंगे। डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी? डिसीजन मेकिंग या तो आपके पिताजी के हाथ में होगी, या तो आपके माताजी के हाथ में होगी, या तो आपके हाथ में होगी। मतलब असल में डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट के पास नहीं रहेगी, मतलब आपके बाबा के पास नहीं रहेगी। बस कार्ड में सब जगह उनका नाम लिखा जाएगा, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, ऐसा आपके पिताजी बार बार बोलते रहेंगे, और सब कुछ उन्हीं के नाम पर बिल फाड़ा जाएगा कि नहीं वो तो पिताजी मान नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अंत में उनका रोल क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो वैसा ही भारत का प्रेसिडेंट भी है। तो ये सारी बातें जो है केवल स्टेटमेंट 2 ही सही है, बाकी स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। चलते हैं आगे। इसमें उसी को हमने थोड़ा और डिटेल में आपको आप समझ जाए, इस तरह से इसको लिखा गया है। अब देखिए, अभी जब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जब से आपने देखा कि 3 क्वेश्चन पार्लियामेंट के आ चुके हैं अभी। तो पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एकदम से ध्यान रखें इस बात का। और पार्लियामेंट में जितनी ज्यादा, अच्छा पार्लियामेंट का मतलब कि सब कुछ पार्लियामेंट में, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ पार्लियामेंट में पढ़ के जाएं, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में है। तो क्या कह रहा है? विद द रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, देन व्हाट विल हैपन। तो उसमें स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि ही सी शैल नॉट प्रेसाइड। ऑब्वियसली जिसकी जांच चल रही है वही बैठक की अध्यक्षता कर लेगा, तो फिर जांच कैसे हो पाएगी? है ना? ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली से कहो कि दूध की रखवाली करना, तो बिल्ली क्या करेगी? है ना? तो बिल्ली से दूध की रखवाली नहीं करवा सकते। तो ही सी शैल नॉट प्रिसाइड, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है ही सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। ये भी गलत बात है। जिसके खिलाफ जांच हो रही है, अगर आप उसी को बोलने का अधिकार नहीं देंगे, तो आप फिर जांच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या करेंगे? और कहां उसमें डेमोक्रेसी और ये जांच कैसे सही मानी जा सकती है? तो निश्चित तौर पर जिसकी जांच हो रही है उसको बोलने का राइट मिलना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेटिक वैल्यू है। ही सी शैल नॉट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना? he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statement given is or correct? फर्स्ट इंस्टेंस में उसको वोटिंग का अधिकार होगा या नहीं होगा? तो अगर इस बात में हम बात करें तो बिल्कुल नहीं होगा। He she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, but in the case of कि वोट बराबर हो गए तो फिर इसको डिसिसिव वोटिंग का राइट होगा। ये जो है एक निर्णायक मत दे सकेगा, जिसके आधार पर ये अपने आप को परी करेगा। मत बराबर होने की स्थिति में इनिशियली वो नहीं कर सकता कि वो वोट करने का राइट नहीं उसको उस रेजोल्यूशन पे। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। और इस प्रश्न के संदर्भ में और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं इस स्लाइड में दी गई हैं, आर्टिकल 94, 96, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ये आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें सारे डिटेल से बातें बताई गई। अगला क्वेश्चन फिर पार्लियामेंट से, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से है ये क्वेश्चन, है ना? तो जरा देखिए भाई क्या कह रहा है पार्लियामेंट। हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप बहुत इसको अच्छे से पढ़ाई करें और इसको बहुत अच्छे से समझें, तो आपको फायदा होगा एग्जाम में, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का हो। यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, हर सब्जेक्ट में यूपीएससी के कुछ फेवरेट एरियाज हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। आपने देखा फंडामेंटल राइट से भी 2 क्वेश्चन आ ही गए, है ना? और आपने देखा कि इधर भी 5 क्वेश्चन आ ही गए। तो ये कुछ उनके फेवरेट एरियाज हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन कोई ऐसा साल नहीं जाता जब वहां से क्वेश्चन ना आए। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमको अपनी तैयारी में कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं इस बात पे आप लोग? ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए कि भाई जब लोकसभा ने कोई बिल लंबित है लोकसभा में और वो लोकसभा भंग हो गई, तो ऑब्वियसली उस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। वो लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर अगली लोकसभा आएगी, हो सकता है कि उसी बिल को वो आगे कंटिन्यू करे, या हो सकता है कि उसमें कुछ वो बदलाव कर ले, या नए सिरे से उसको खत्म ही कर दे, ना ही उस पर कोई कार्रवाई करे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इट इज ऑल्सो करेक्ट। लोकसभा ने पास कर दिया था, राज्यसभा में लंबित है, इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा उस बिल का?
मतलब क्या होना चाहिए अगर लॉजिकली सोचा जाए तो क्या होना चाहिए, तो उसको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि अगली लोकसभा आएगी, पता नहीं वो उसके साथ इत्तेफाक रखेगी कि नहीं रखेगी, पता नहीं उसको वैसा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो वो भी बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि a bill in regards to which the president of India notified is her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha. Point to be noted, ये ज्वाइंट सिटिंग की बात कह रहा है। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये है कि दोनों हाउसेज के बीच में कोई डेडलॉक बन गया है। डेडलॉक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को तोड़ने का प्रोविजन अंडर द 108 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी सदन द्वारा कोई भी विधेयक पास कर दिया जाता है और दूसरा विधेयक 180 दिनों तक उस पर कोई विचार नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि उस कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए वो। लेकिन वो संयुक्त अधिवेशन अपनी मनमर्जी से नहीं बुला सकता है, इसके लिए भी उसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका अप्रूवल लगेगा। और ये कह रहा है कि अगर किसी भी बिल के लिए आर्टिकल 108 के तहत बुलाया गया है और इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस बिल का क्या होगा, तो बिल बचा रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये बात सही नहीं है ना। डिसॉल्व करने के लिए कह रहा है ना, तो ये बात सही नहीं है, तो ये बिल बना रहेगा। तो फिर अगर इस तरह से आंसर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 एंड 2, एक कथन 1 और 2 सही होंगे, है ना। तो ये बात आप नोट करिएगा, समझिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में, फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे अगले लेक्चर में। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी का, तो आप फिर हम नहीं समझा सकते आपको। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये केवल 2024 की बात नहीं हो रही, हर साल यही स्थिति है ना, हर साल यही स्थिति है पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो हम आपको इसमें आगे भी जब अगले और 20 सालों का पेपर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, कह रहा है ये। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। सही क्या है, सत्रावसान के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूर्वानुमति आवश्यक है, या उनका अप्रूवल लेना जरूरी है, उनका अनुमोदन लेना, उनकी सलाह शब्द यूज किया जाता है संविधान में, सलाह लिया जाना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट साइन डाई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोपोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। मतलब यह है, ये कह रहा है कि सदन का सत्रावसान आमतौर पर सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्र के चल रहे सदन को स्थगित करने पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, है ना, ये स्टेटमेंट सही है। कभी भी सदन को रोका जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी बात कही जा रही है कि प्रेसिडेंट द्वारा रोक दिया जाएगा, ये सब पीछे से डिस्क्लेमर के साथ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब कुछ होगा पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज डन सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये कह रहा है कि लोकसभा विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, वो असाधारण परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें मंत्रिपरिषद की अनुमति के बिना इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? तो वो असाधारण परिस्थितियां ऐसी हैं कि मान लीजिए कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है सरकार के विरुद्ध और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, जब सरकार विल रिजाइन, पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, और मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति फिर से प्रयास करेगा कि कोई सरकार बन जाए, और उसमें जो भी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको वो इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए। अब मान लीजिए कि वो भी सरकार बनाने में असफल हो जाता है,
तो वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा, कहेंगे फिर से इलेक्शन होगा, उसके बाद सरकार बनेगी। तो ये असाधारण परिस्थिति हुई जहां पर राष्ट्रपति को किसी के अनुमोदन के बिना विवेकाधिकार है कि वो, हालांकि ऐसा कोई विवेकाधिकार जैसा लिखा हुआ टर्म नहीं है, लेकिन ये चलन में है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और ये सत्रावसान जो है, पहला वाला जो पॉइंट है सत्रावसान जो है वो केवल और केवल औपचारिक समापन है एक तरह का, और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको आंसर में? आपको आंसर में मिलेगा 2 and 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी फ्रॉम 2024 क्वेश्चन पेपर। आप इसको पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका आंसर भी दूंगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, धन्यवाद।